सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है। देखिए, वैसे तो मेरा इन्फिनेटिव का बहुत पहले का वीडियो बना हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि इन्फिनेटिव में कुछ और भी अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकूं, कुछ और चेंजेस कर सकूं, तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो पहले देखते हैं कि इन्फिनेटिव एक्चुअली होता क्या है। अब देखिए, 3 नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, आपको पता है। 3 नॉन फाइनाइट वर्ब में एक होता है जेरेंड, एक होता है पार्टिसिपल और तीसरा होता है इन्फिनेटिव। ये तो आप पढ़ते आ ही रहे हैं बहुत पहले से, और आपको पता है कि ये 3 नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो कि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और टेंस से प्रभावित नहीं होता, और जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और टेंस से प्रभावित होता है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट 3 है, जैसा कि अभी मैंने बोला। एक जेरेंड है जो कि नाउन का काम करता है। ठीक है, दूसरा है पार्टिसिपल जो कि बना तो वर्ब से है लेकिन काम करता है एडजेक्टिव का। तीसरा जो है इन्फिनेटिव, वो नाउन का काम करता है, साथ में एडवर्ब और एडजेक्टिव इनका भी काम करता है। तो फिर से एक बार दोहरा दूं कि जो जेरेंड होता है वो वर्बल नाउन कहलाता है, क्योंकि वो वर्ब से बना होता है लेकिन काम करता है नाउन का। उसी तरह अगर हम पार्टिसिपल की बात करें तो पार्टिसिपल भी वर्ब से बना होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, जेरेंड और पार्टिसिपल, और ये काम करता है एडजेक्टिव का, तो इसको वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। और तीसरा जो होता है, जो हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं, वो है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो है वो नाउन के साथ साथ आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम भी करता है। तो इसके बारे में अभी एक एक चीज को अच्छे से जानेंगे ताकि आप समझ जाए कि क्या होता है इन्फिनेटिव। ओके, तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रही हूँ। अब देखिए, एक सेंटेंस में मैं लिखने जा रही हूं, आई वॉन्ट टू ईट। अब ईट में कुछ भी अब ले लो। आई वॉन्ट टू ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाना चाहती हूं। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा शी वॉन्ट्स टू ईट अ मैंगो। ठीक है, इसी तरह मैंने लिखा we wanted to eat a mango। अब इसमें देखो बेटा क्या चेंज हो रहा है। आई सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब बन गया want। आपको पता है आई के साथ want, आई वी के साथ want। ठीक है, आई वी यू के साथ want लगेगा, आई वी यू दे के साथ want, ही के साथ want में एस लग जाता है, wants। शी के साथ wants, है ना। इसी तरह कोई भी सिंगुलर के साथ एस लगेगा वर्ब में, कोई भी प्लूरल हो तो उसके साथ एस नहीं लगेगा, है ना। तो ध्यान रखिए बेटा कि जब आप नाउन में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन जब वर्ब में एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पे मैं ये लिख के ये दिखाना चाहती हूँ आपको कि ये want वाला जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है, और वो कैसे बदल रहा है। आई के साथ want हो गया, शी के साथ wants हो गया, we wanted, यानी ये तो पास्ट का दिखाने लगा। तो बेटा ये हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाला देखिए, टू ईट ये नहीं बदल रहा है। ये इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट है, आपका सब्जेक्ट चाहे जो भी हो इस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, बस इतना थोड़ा सा आपको बताना था। तो चलिए देखते हैं कि इन्फिनेटिव एक्चुअली क्या होता है। अब देखिए, इन्फिनेटिव के 4 फॉर्म्स होते हैं, 2 प्रेजेंट के होते हैं और 2 पास्ट के होते हैं। ठीक है, और दोनों का एक्टिव पैसिव फॉर्म होता है। तो 2 जो प्रेजेंट के होते हैं उसमें होता है आपका सिंपल इन्फिनेटिव और कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, और जो
पास्ट के दो होते हैं, वो होता है आपका परफेक्ट इन्फिनेटिव और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। ठीक है, दोनों का एक्टिव पैसिव वॉइसेस होती है, जो हम धीरे धीरे आएंगे आपको बताने के लिए। तो ये आपने जाना कि इन्फिनेटिव क्या होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जिसका फॉर्मेशन होता है 2 + V1, यानी V1 में हम जब 2 लगा देते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाता है। लेकिन बच्चों कभी कभी बिना 2 के भी इन्फिनेटिव आता है, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे बाद में। तो फॉर्मेशन होता है 2 + V1, वर्ब से बनता है, लेकिन काम करता है किसका, नाउन का, एडवर्ब का और एडजेक्टिव का, ये तीनों काम करता है। ठीक है, इतना भी आपको क्लियर है। अब चलिए हम जो है सिंपल इन्फिनेटिव की पहले बात कर ले। यानी मैंने बोला प्रेजेंट के दो होते हैं और पास्ट के दो होते हैं, तो प्रेजेंट के जो दो होते हैं उसमें मैंने सिंपल इन्फिनेटिव की बात की पहले, तो फिर कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। तो सिंपल इन्फिनेटिव दो तरह का होता है, एक होता है आपका नाउन इन्फिनेटिव, जिसको हम सिंपल इन्फिनेटिव भी कह लेते हैं, और दूसरा होता है जेरेंडियल इन्फिनेटिव, जिसको क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सिंपल इन्फिनेटिव के बारे में। ठीक है, तो पहला जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है वो नाउन का काम करता है। ठीक है, बाद में हम जेरेंडियल इन्फिनेटिव की बात करते हैं, जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करेगा। हम पहले बात करते हैं सिंपल इन्फिनेटिव, जो कि नाउन का काम करता है। ठीक है, अब नाउन का काम करता है तो इसको नाउन इन्फिनेटिव भी बोल सकते हैं। तो नाउन का एक्चुअली काम क्या होता है बेटा, नाउन आपको पता है कि नाउन जो होता है वो किसी भी वस्तु का, यानी पूरे ब्रह्मांड में जो कोई चीज है और जिसका एक नाम है उसको नाउन कहते हैं। ये तो आपको पता है, अभी हम नाउन पढ़ाने आपको जा नहीं रहे, तो जस्ट मैंने बताया कि कोई भी चीज जो प्रेजेंट है और जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, और कभी कभी कोई चीज हम देख छू नहीं भी सकते लेकिन वो उपस्थित है इस पूरे ब्रह्मांड में, तो उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो छोटे से छोटे चीज से लेकर कोई एक्शन का नाम भी नाउन है। अब ये एक्शन के नाम में बच्चे जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि एक्शन का नाम कैसे नाउन होगा। तो देखिए, अगर मैंने बोला रवि सो रहा है, रवि स्लीपिंग, रवि सो रहा था, रवि वॉज स्लीपिंग, रवि सोएगा, रवि विल बी स्लीपिंग, सो रहा होगा, रवि सो चुका होगा, रवि विल हैव स्लेप्ट। अब देखिए इन सब ये चारों सेंटेंस जो मैंने बोला, इन सब में जो है कोई काम हो रहा है ना। तो जब काम हो रहा है तो ये तो वर्ब हो जाएगा, ये तो नाउन की कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी सो रहा है, सो रहे थे, सो चुका है, जो भी हम करेंगे ये सब तो वर्ब की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर मैंने बोला सोना मुझे बहुत पसंद है, तो बेटा ये सोना जो है यानी नींद लेना, यानी सोना वो वाला सोना नहीं, सोना मुझे पसंद है। तो सोना क्या हो गया, जो हम एक्शन करते हैं उसका नाम हो गया सोना, है ना। इसी तरह अगर मैंने बोला रवि खेल रहा है, रवि खेल चुका है, रवि खेलेगा, तो ये सारे तो वर्ब है क्योंकि कोई एक्शन हो रहा है। लेकिन अगर मैंने बोला खेलना मुझे पसंद है, तो ये नाउन हो गया क्योंकि ये किसी एक्शन का नाम हो गया। बस इतना समझ लो, अच्छे से आप समझ जाओगे। अच्छा, अब पहले नाउन का काम देखो क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि इन्फिनेटिव नाउन का काम कैसे करता है। पहले नाउन का काम तो समझो। अच्छा, अब देखो नाउन जो होता है उसका मेन काम होता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना। समझ में आ रहा है, किसी भी वर्ब के बाद आके ऑब्जेक्ट बनना, किसी भी कॉम्प्लीमेंट मतलब वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनना, और किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ये चार काम होते हैं बेटा नाउन के, आप याद रखिए। तो जब ये चार काम नाउन के होते हैं तो इन्फिनेटिव भी तो नाउन का काम करता है। मैंने अभी आपको क्या बताया, इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है और एडवर्ब का काम करता है। तो पहले नाउन का काम देख लेते हैं ना, इन्फिनेटिव कैसे करता है। तो नाउन के काम को देखने पहले थोड़ा जान लो कि नाउन कौन सा काम करता है, उसके बाद आप उसी जगह हम इन्फिनेटिव को बैठा देंगे बस।
तो अब देखो नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे टॉम इज माई कजन, ठीक है, एक सेंटेंस बन गया टॉम इज माई कजन। अब यहाँ पे देखो ये टॉम सब्जेक्ट की जगह पे आया है कि नहीं, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, इज माई कजन प्रेडिकेट हो गया। तो ये देखो किसी भी कोई भी नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, आई लाइक टॉम, मैंने लिखा मुझे टॉम पसंद है। अब ये देखो ये टॉम आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पे, यानी नाउन जो है किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी तो बन सकता है ना। लाइक टॉम, आई लाइक मुझे पसंद है, क्या पसंद है, टॉम। अब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है बताएं, जब वर्ब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और वर्ब से हम क्या और किसे पूछे, यानी वर्ब से हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता। आई लाइक क्या, जब क्या और किसे हम प्रश्न पूछते हैं और उसके उत्तर में जो शब्द आता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आई लाइक क्या टॉम, आई लाइक क्या तो नहीं आएगा, आई लाइक किसे, आई लाइक किसे, टॉम। तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। तो ये देखो नाउन आ गया, नाउन सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब ये देखो मैंने लिखा माई रियल फ्रेंड इज, माई रियल फ्रेंड इज टॉम। अब ये टॉम फिर आ गया नाउन। अब ये क्या बन रहा है, इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है बेटा। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। आप कहेंगे कि मैम कैसे पता ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे पता, जब आप वर्ब से क्या किसे पूछेंगे तो टॉम आएगा उत्तर, तो वो ऑब्जेक्ट है, कुछ भी आएगा। माई रियल फ्रेंड इज, अगर मैं यहां तक छोड़ दूं माई रियल फ्रेंड इज लिख के, तो हमारा सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट रहता है। माई रियल फ्रेंड इज पता नहीं चलता, तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। और एक और तरीका है पहचानने का कि आपका जो इज एम आर वाला वर्ब है ना वो सेंटेंस में अकेला आएगा, यानी वो मेन वर्ब का काम करेगा, इसी को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब अपने साथ क्या लेता है, कॉम्प्लीमेंट लेता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अब देखो कैसे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। आई एम फॉन्ड ऑफ टॉम। अब मैं टॉम ही एक सेंटेंस ले रही हूँ ना, एक वर्ड, तो अब मैं एक वर्ड टॉम ले रही हूँ तो बार में मैं टॉम ही का एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ टी, आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, आई एम फॉन्ड ऑफ कुछ भी आप दे दीजिए, कोई भी टॉयज। तो यहाँ पे देखो ये टॉम आ गया, ऑफ का ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो बेटा ये चार काम नाउन करता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसी भी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है और किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। अब इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। टॉम इज माई फ्रेंड, उसकी जगह हम रीना लगा सकते हैं, रवि लगा सकते हैं, महेश लगा सकते हैं, है ना। आई लाइक टॉम, आई लाइक कोई प्रोनाउन लगा सकते हैं, आई लाइक हिम, आई लाइक हर, आई लाइक सॉरी जॉन, आई लाइक कोई भी आप नाउन लगा सकता है। तो इसी तरह ये हो गया एक नाउन का काम, ठीक है। तो ये नाउन के चार काम होते हैं। तो अगर नाउन ये चार काम कर सकता है तो इन्फिनेटिव भी तो यही फिट बैठेगा, है ना। इन्फिनेटिव जब नाउन का काम करता है तो यहाँ पे आराम से बैठ सकता है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का और किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। चलिए मैं कई एग्जाम्पल लिख रही हूँ, उसके बाद आप देखिए। तो यहाँ देखिए मैंने 6 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे। तो अब हम इसको एनालिसिस करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे कि कैसे इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है और फिर यहाँ पे हम उसका नाउन का काम सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। तो नाउन का काम क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना। तो पहले जो सब्जेक्ट कैसे बन रहा है, सब्जेक्ट बनने का मतलब क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट बनने का मतलब है कि वो सेंटेंस के शुरू में आएगा और उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे टॉम इज माई फ्रेंड, अब टॉम के बारे में बात कर रहे हो, सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। तो इसी तरह कोई एक एक्शन, कोई एक काम
मतलब हमने अभी आपको बताया था कि किसी एक्शन का नाम भी तो नाउन ही होता है ना, नाम हो, सारे के सारे नाउन नाम होते हैं। तो किसी एक्शन का नाम, जैसे खेलना, टू प्ले, मैंने बोला था देखो बेटा अगर यहाँ पे खेल रहा है, खेल रहे थे, खेल चुका है, तो ये वर्ब हो जाएगा। और वर्ब पहचानने का तरीका ये होता है कि उसके पहले एक एक्सिलरी वर्ब आता है। तो छोड़िए अभी इस बात को हम आगे नहीं पढ़ा रहे। अब यहाँ पे देखो टू प्ले का मतलब खेलना हो गया बेटा। तो खेलना क्या है, एक एक्टिविटी का नाम है, इसीलिए नाउन है। तो ध्यान से देखो, 2 + V1 होता है हमारा इन्फिनेटिव। टू प्ले, खेलना। अब यहां पर ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, लेकिन टू प्ले चेस इज माई हॉबी। अब आपको पता है कि जहां से सेंटेंस में वर्ब शुरू होता है, प्रेडिकेट वहीं से शुरू होता है। तो इज माई हॉबी जो है, दूसरा पेन ले लें, इज माई हॉबी जो है बेटा ये क्या है, इज माई हॉबी जो है ये प्रेडिकेट है यहां से। तो चेस क्या हो गया, टू प्ले तो इन्फिनेटिव है। अच्छा अगर मैंने बोला आपको खेलना मेरी हॉबी है, तो एक क्वेश्चन आता है क्या, टू प्ले व्हाट। तो टू प्ले चेस, ये इसका व्हाट का ऑब्जेक्ट है बेटा, ध्यान रखो। इन्फिनेटिव बनता किससे है, वर्ब से बनता है, काम करता है यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, लेकिन अपने नेचर के अनुसार जो है ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा। अगर मैंने बोलना खेलना, तो क्वेश्चन आता है क्या, मैं कह सकती हूँ खेलना मेरी हॉबी है, तो ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। मैंने कहा टू प्ले इज माई हॉबी, तो हर कोई बच्चा कोई अलग अलग गेम खेलता है ना। मैंने कहा खेलना मेरी हॉबी है, तो ये नहीं हो सकता। चेस खेलना मेरी हॉबी है, क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है, हॉकी खेलना मेरी हॉबी है। तो यहाँ पे एक इसको कंफर्म बनाने के लिए टू प्ले व्हाट, चेस। तो यहां तक बेटा आपका टू प्ले चेस इज माई हॉबी। तो आपका सब्जेक्ट हो गया यहां से यहां तक, टू प्ले चेस। अब जैसे ही आपके 2 + V1 इन्फिनेटिव के बाद कोई भी शब्द आ जाए, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, तो कभी ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और कभी कुछ जो है प्रेपोजिशन फ्रेज भी आ सकता है, इसको बढ़ाने का काम करने के लिए। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसको अब हम कहने लगेंगे प्रेपोजिशन फ्रेज, ठीक है। अब ये अकेला नहीं है, टू प्ले चेस तक आपका सब्जेक्ट है। टू प्ले चेस इज माई हॉबी, तो ये देखो ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, यानी चेस खेलना मेरी हॉबी है। दूसरा सेंटेंस देखो, टू रीड हॉरर स्टोरीज इज माई फेवरेट थिंग। तो मेरी फेवरेट थिंग क्या है, टू रीड। अगर मैं हॉरर स्टोरी ना लिखूं, अब देखो बेटा यहां से यहां तक आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है, इज माई हॉबी, इज माई फेवरेट थिंग, सॉरी इज माई फेवरेट थिंग, ये आपका प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट में इन्फिनेटिव के बाद हॉरर स्टोरीज को भी मैंने जोड़ा। क्यों जोड़ा, अगर मैं सिर्फ ये कहती टू रीड इज माई फेवरेट थिंग, तो पढ़ना मेरी फेवरेट चीज है। अब नेचुरल से हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या पढ़ना। अब देखो अखबार पढ़ना है, मैगजीन पढ़नी होती है, नॉवेल पढ़ना होता है, जर्नल पढ़ना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, चॉइसेस होती है उसमें। तो टू रीड व्हाट, अब खुद ही देख लो एक व्हाट आ ही रहा है, तो इसका मतलब ये कभी कभी जो है नाउन तो है, एज अ सब्जेक्ट तो काम कर रहा है, लेकिन अपने नेचर के अनुसार ऑब्जेक्ट भी साथ में ले रहा है। तो टू रीड हॉरर स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज पढ़ना जो है इज माई फेवरेट थिंग। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया और ये इज माई फेवरेट थिंग ये प्रेडिकेट हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखो, टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर इज आवर ड्यूटी। बेटा जहां से आपका प्रेडिकेट इज MR कुछ भी शुरू हो, तो जान लो कि यहां से आपका प्रेडिकेट शुरू हो रहा है, जहां से आपका वर्ब शुरू हो वहीं से प्रेडिकेट होता है। तो यहां इन्फिनेटिव के साथ एक ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। मैंने कहा अगर मैं ऑब्जेक्ट न लिखूं और लिखूं टू रिस्पेक्ट इज आवर ड्यूटी, रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, ठीक है भाई, रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, सही भी है, लेकिन किसको रिस्पेक्ट करना, भाई बड़ों को रिस्पेक्ट करना ना। हम बात के बाद में कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट करना भाई हमारी ड्यूटी है, लेकिन जब हम किसी को किसी चीज के बारे में बोलेंगे
तो हमको बताना जरूरी है कि किसकी रिस्पेक्ट करना। टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी। ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहा है। इसी तरह हम उसको चेंज कर सकते हैं, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, आवर एल्डर की जगह हमने पेरेंट्स जोड़ दिया। टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, ये यहां पे आ गया है ना। टू रिस्पेक्ट एन एल्डरली पर्सन, कुछ भी आ सकता है। तो बेटा याद रखो कि ये इन्फिनेटिव फ्रेज का काम कर रहा है। जैसे ही 2 + V1 के बाद आपको कोई भी शब्द नजर आ जाए, आप जान लीजिएगा कि ये इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में आ रहा है, अकेले नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये जरूरी भी है मीनिंग को क्लियर करने के लिए। चौथा देखो, टू अब्यूज इज नॉट माई थिंग। गाली देना जो है मेरी चीज नहीं है। भाई किसी ने मुझसे कहा देखो भाई, गाली देना मेरी चीज नहीं है, लेकिन उसके साथ समवन भी जोड़ेंगे तभी हमें क्लियर मिलेगा। टू अब्यूज समवन इज नॉट माई थिंग। ये बहुत नेचुरल सी चीज है। किसी को हम बात ऐसे करते हैं, किसी को गाली देना ना मेरी चीज नहीं है भाई, मैं ऐसा नहीं करती हूँ किसी को गाली देना। तो टू अब्यूज इज नॉट माई थिंग। अब जब आप कहेंगे टू अब्यूज तो नेचुरल सा क्वेश्चन आएगा, किसे? समवन, यानी किसी को गाली देना जो है ना मेरी चीज नहीं है। तो यहाँ पे देखो इन्फिनेटिव के बाद ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो यहां तक हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज नॉट माई थिंग, ये प्रेडिकेट हो गया। अब ये देखिए, टू फाइंड फॉल्ट, ये भी जो है देखिए बिना किसी ऑब्जेक्ट के इन्फिनेटिव जो है बहुत कम आता है। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, हाँ? अगर मैंने कहा टू सिंग अ सॉन्ग इज माई हॉबी, मैं अगर सॉन्ग ना जोड़ू तो मैं कैसे, टू सिंग इज माई हॉबी, तो ये थोड़ा अधूरा सा लगता है। टू सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि जब आप कविता भी पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी हम उसको सिंग, जब लिरिक में होता है तो उसको हम सिंग बोल देते हैं। टू सिंग अ पोयम, ही वॉज सिंगिंग अ पोयम। अभी तो पोयम तो रिसाइट करना होता है, लेकिन कभी कभी सिंग जो है किसी लिरिक वाली पोइट्री को भी हम सिंग ही बोलते हैं। तो यहाँ पे टू सिंग अ सॉन्ग यहां तक आपका बन रहा है, यानी इन्फिनेटिव अपने साथ ऑब्जेक्ट भी ले रहा है। अब ये देखिए, टू फाइंड मतलब खोजना, पाना। क्या? फॉल्ट विथ अदर्स, दूसरों का दोष निकालना। अब ये अर्थ ये देने लगा। टू फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स इज वेरी इजी। दूसरों का दोष निकालना जो होता है बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे टू फाइंड फॉल्ट विथ अदर तक आपका सब्जेक्ट है, इज वेरी इजी आपका प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज माई डिजायर। मेरी इच्छा क्या है? टू गेट अप, उठना। अब मैं अगर अर्ली इन द मॉर्निंग जो है एक फ्रेज भी जोड़ा, देखो बेटा टू गेट अप तक तो आपका हो गया। टू गेट अप आपका इन्फिनेटिव है, गेट के साथ अब तो लगाते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग जो मैंने लगाया बेटा, ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ बोलूंगी टू गेट अप इज माई हॉबी, उठना मेरी जो है, सॉरी, इज माई डिजायर, उठना मेरी इच्छा है। अब ये कब उठना भाई? यानी आप उठना मतलब नींद से उठना, शाम को उठना, सुबह दोपहर को उठना नहीं। ज्यादा लोगों की इच्छा क्या होती है? सुबह तड़के, तो भोर में जल्दी से उठना। तो टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बेटा ये अर्ली इन द मॉर्निंग एक प्रेपोजिशन फ्रेज है जो कि काम करता है एडवर्ब का और उत्तर देता है कब। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर किसी ने पूछा टू गेट अप कब, क्या तो नहीं आएगा ना कब, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, लेकिन ये जो है एक एडवर्ब हम फ्रेज लगा के, ये प्रेपोजिशन फ्रेज अक्सर कब, कहाँ, कैसे का उत्तर देता है, ठीक है। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज माई डिजायर, मेरी इच्छा क्या है? सुबह जल्दी उठने की। तो इस वाले सेंटेंसेस में मैंने देखा कि कैसे इन्फिनेटिव जो है सब्जेक्ट का काम करता है। और सब्जेक्ट का काम करता है यानी नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, तो इन्फिनेटिव यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं? अच्छा, एक चीज, जब नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम करता है तो उस नाउन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, कभी प्रोनाउन से और कभी किसी दूसरे नाउन से। तो इस इन्फिनेटिव का जो पार्ट है ये भी तो नाउन का काम कर रहा है, तो इसका मतलब हम यहां से इसको रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं।
चलिए किसी नाउन से रिप्लेस करके देखते हैं। डैश इज माई हॉबी टू प्ले चेस की जगह हमने क्रिकेट लिख दिया। क्रिकेट इज माई हॉबी, ठीक है। इसी तरह चलो मैं दूसरा लिखती हूँ, गार्डनिंग इज माई हॉबी। अब यहाँ पे बेटा गार्डनिंग क्या आ गया, गार्डनिंग एक जेरेंड है जो कि नाउन का काम कर रहा है, आईएनजी लगा के, वो भी तो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो गार्डनिंग इज माई हॉबी, पेंटिंग इज माई हॉबी, ये भी तो जेरेंड है। हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे कि इन्फिनेटिव की जगह कैसे हम जेरेंड को बैठा सकते हैं। बेटा जेरेंड भी तो किसी एक्शन का नाम है, पेंटिंग करना। इसी तरह ये भी तो किसी एक्शन का नाम है, चेस खेलना, है ना। चलिए नॉर्मल एक नाउन लेते हैं और इसकी जगह बैठाते हैं। क्रिकेट इज माई हॉबी, ठीक है। टू रीड हॉरर स्टोरी इज माई फेवरेट थिंग। मैंने लिखा टू रीड हॉरर स्टोरी की जगह मैंने एक दूसरा नाउन बैठाया, मैगी इज माई फेवरेट थिंग, ठीक है, एक नाउन बैठ गया। टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर इज आवर ड्यूटी। अब इसको कैसे बैठाए, टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर इज आवर ड्यूटी। तो मैंने यहां लिखा, एक जेरेंड बैठा सकते हैं, क्लीनिंग इज आवर ड्यूटी, है ना। देखो जेरेंड यहां बैठ गया, जेरेंड भी तो नाउन का काम करता है। या हम कह सकते हैं, देखो हम इसको पेरेंट्स को ला सकते हैं, हम कह सकते हैं आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी। हमारे पेरेंट्स हमारे ड्यूटी तो है, हमारे, है ना, कर्तव्य तो है। तो हम यहाँ पे सिंपल सिंपल पेरेंट्स बैठा दे रहे हैं। टू फाइंड फॉल्ट विद अदर इज वेरी इजी। तो हमने कहा यहाँ पे एक जेरेंड बैठा दे अगर, तो होगा साइकिलिंग इज वेरी इजी, डांसिंग इज वेरी इजी, स्विमिंग इज वेरी इजी। देखो ये जेरेंड बैठा रहे जो नाउन का काम कर रहा है। या फिर टू फाइंड फॉल्ट विद अदर इज इजी की जगह कोई एक नाउन बैठाएंगे। मैंने कहा दिस बुक इज वेरी इजी, तो वो भी तो सही है, द बुक इज वेरी इजी टू रीड, है ना। अब टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज माई डिजायर। अब हर चीज को हर जगह फिट नहीं बैठ सकता। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज माई डिजायर, तो मैं इसको एक जेरेंड बैठा सकती हूँ, सिंगिंग अ सॉन्ग इज माई डिजायर, है ना। अच्छा चलिए अब देखते हैं कि हर जगह कोई नाउन फिट नहीं बैठ सकता आपका, कि हर जगह नाउन बैठ जाए। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज माई डिजायर की जगह मैंने अगर लिखा कि दिस सिंपल कोई दिस पेन इज माई डिजायर, हाँ, तो ये थोड़ा सा अटपटा सा सेंटेंस बन जाएगा। तो हर जगह जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस के साथ नाउन फिट हो जाए, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम क्या करते हैं कि किसी भी, जब ये नाउन का काम कर रहा है तो हम किसी भी जेरेंड को यहाँ ला सकते हैं और किसी भी दूसरे नाउन को बैठा सकते हैं। अब देखें कि कैसे ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ पे मैंने देखा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अब देखिए कैसे ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। इस सेंटेंस में देखते हैं कि कैसे हमने 5 एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बेटा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा समझ लो। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जब आप वर्ब से क्वेश्चन पूछे, यानी क्या होता है, देखो एक सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है फिर वर्ब होता है। अगर वर्ब से सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो गया तो हमें किसी और शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने कहा द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है। अब देखो द बेबी सब्जेक्ट हो गया, क्राइज रोता है, तो ठीक है, द बच्चा रोता है, द बेबी क्राइज। क्या और किसे हम नहीं पूछ रहे हैं, बेहतर तरीका है क्या और किसे पूछ के ऑब्जेक्ट ढूंढना। लेकिन अगर मैंने बोला कि टॉम किल्ड, टॉम ने मारा, तो क्वेश्चन उठता है क्या या किसे, तो हमको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी जो है वर्ब से कंप्लीट नहीं होती तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अभी हम आपको बताएंगे कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए इन्फिनेटिव जो है अकेले भी आ सकता है और किसी फ्रेज के साथ भी आ सकता है। तो कैसे, देखिए अभी आपको मैंने बताया कि एक नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो इन्फिनेटिव भी वही हो सकता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इन्फिनेटिव कैसे नाउन का काम करता है। तो अभी तक हमने सब्जेक्ट देखा, अब देखिए ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस देखिए, आई लाइक टू स्लीप इन द डे टाइम। आई लाइक टू स्लीप इन द डे टाइम, ये हमारा सेंटेंस हो गया। आई सब्जेक्ट हो गया लाइक। अगर मैं इसको सिर्फ इतना बोलूं आई लाइक, तो सेंटेंस कंप्लीट है, नहीं है। आई लाइक वॉट,
क्वेश्चन नेचुरल सा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट, मैंने किसी से बोला आई लाइक, तो बोला व्हाट, क्या, आई लाइक मैगी, आई लाइक दिस ड्रेस, आई लाइक यू। तो मुझे तो एक ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा ना, तभी मीनिंग कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे देखो इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई लाइक टू स्लीप, चलो मैंने यहां तक नहीं लिखा, यहां आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गया, स्लीप ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये तो वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, स्लीप ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन फिर भी देखो, अगर मैं कहती हूँ आई लाइक टू स्लीप, तो भी हमारा सेंटेंस पूरा होता है। मुझे सोना पसंद है। किसी ने पूछा भाई तुमको क्या क्या पसंद है, मैंने कहा आई लाइक टू स्लीप, भाई मुझे सोना पसंद है। लेकिन कभी कभी होता है कि अब देखो क्या सोना तो नहीं होता है ना, मुझे सोना पसंद है, क्या सोना पसंद है, तो ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है ये। आई लाइक टू स्लीप पूरी तरह मीनिंग कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं इसमें ये जोड़ दूं कि मुझे इस समय सोना पसंद है, उस समय सोना पसंद है, जाड़े में देर तक सोना पसंद है, गर्मी में चादर लेके सोना पसंद है, दिन के समय सोना पसंद है, आधी रात को सोना पसंद है, तो कुछ भी हम जोड़ेंगे बेटा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये प्रेपोजिशन फ्रेज एक हम उसके साथ लगा सकते हैं जो हमें अतिरिक्त जानकारी देगा। कब, कब का उत्तर देगा। देखो आई लाइक टू स्लीप इन द डे टाइम, मैं कब सोना पसंद है, मुझे दिन के समय सोना पसंद है। तो आई लाइक टू स्लीप तक हमारा आंसर पूरा हो रहा था, लेकिन मैंने जोड़ा इन द डे टाइम। आई लाइक टू स्लीप इन द डे टाइम, मुझे दिन के समय सोना पसंद है। आई लाइक टू स्लीप इन द डे टाइम, और भी हम बड़ा कर सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं आई लाइक टू स्लीप इन द डे टाइम अंडर द क्विल्ट, दिन के समय मुझे रजाई के नीचे सोना पसंद है ना। अंडर द क्विल्ट क्या हो गया बेटा, अंडर एक प्रपोजिशन हो गया, तो यानी एक प्रपोजिशन फ्रेज इन द डे टाइम हो गया, दूसरा प्रपोजिशन फ्रेज अंडर द क्विल्ट हो गया। और भी बड़ा कर सकते हैं हम कह सकते हैं आई लाइक टू स्लीप इन द डे टाइम अंडर द क्विल्ट विथ अ हॉट बॉटल, कभी कभी ठंडे में एक हॉट बॉटल लेके सोना भी अच्छा लगता है। तो हम जितने चाहे प्रपोजिशन फ्रेज हम उसमें जोड़ के सेंटेंस को लंबा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह मीनिंग दे रहा है। आई लाइक क्या, टू स्लीप, लेकिन कब का उत्तर दे रहा है, दिन के डे टाइम में, है ना। कहा, इन अंडर द बेड, सॉरी अंडर द क्विल्ट, है ना, किसके साथ, विद हॉट बॉटल। तो ये सब करके हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेन हमारा इन्फिनेटिव ये है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी वर्ब लाइक का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट क्वेश्चन आ रहा है क्या, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई वॉन्ट टू ईट, मुझे खाना है, एक नेचुरल सा क्वेश्चन है क्या खाना है, आई वॉन्ट टू ईट। भाई अगर तुम्हारे पास कोई आके बोलेगा आई वॉन्ट टू ईट, तो एक क्वेश्चन आता है क्या, आई वॉन्ट टू ईट क्या, तो मैंने ये बढ़ाया। अब ये देखो ऑब्जेक्ट ले रहा है, आई वॉन्ट टू ईट चिकन बर्गर, क्या पसंद है मुझे, आई वॉन्ट टू ईट चिकन बर्गर इन द, कहा पसंद है, इन द मैकडोनल्ड। अब इसको देखो, आई वॉन्ट वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, वॉन्ट वर्ब हो गया, टू ईट इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है चिकन बर्गर। बेटा यहाँ पे देखो चिकन बर्गर, मैं यहाँ पे चिकन हटा के सिर्फ बर्गर भी लिख सकती थी, आई वॉन्ट टू ईट बर्गर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चिकन जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू ईट चिकन बर्गर, अब कहाँ खाना पसंद है, इन द मैकडोनल्ड, ये कब का उत्तर दे रहा है, सॉरी कहाँ का उत्तर दे रहा है। तो एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट अपने साथ ले रहा है एक और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट टू ईट एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, और एक प्रपोजिशन फ्रेज इन द मैकडोनल्ड मैंने जोड़ा जो कहाँ का उत्तर दे रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का उत्तर नहीं दे रहा है। प्रपोजिशन फ्रेजेस जो होती है बेटा वो एडवर्ब का काम करती है, कहाँ, कब, कैसे, इसका उत्तर देती है, ठीक है। इसको और बढ़ा सकते हैं हम, आई वॉन्ट टू ईट चिकन बर्गर इन द मैकडोनल्ड, कब, ऑन माई फ्रेंड्स बर्थडे,
मैं अपने दोस्त के बर्थडे पर चिकन बर्गर खाना पसंद करूंगा मैकडोनल्ड में। देखिए सेंटेंस को हम बढ़ाते जा सकते हैं, जितने प्रीपोजिशन फ्रेजेस जोड़ेंगे सेंटेंस लंबा होता जाएगा आपका। अब इसको देखिए, टॉम एक्सपेक्टेड, टॉम ने उम्मीद की। क्वेश्चन आता है क्या? टॉम सब्जेक्ट, टॉम एक्सपेक्टेड वर्ब, क्या? व्हाट? टू गेट फर्स्ट प्राइज। टॉम ने उम्मीद की, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टू गेट। अगर हम यहाँ पे टू गेट सब छोड़ देते तो भी हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता। टॉम एक्सपेक्टेड टू गेट, फिर भी होता है क्या? देखो ये ऑब्जेक्ट ले रहा है फर्स्ट प्राइज, टॉम एक्सपेक्टेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। अब इसको और बढ़ाएंगे प्रेपोजिशन फ्रेज लगा के, तो कब का उत्तर देगा? टॉम एक्सपेक्टेड टू गेट फर्स्ट प्राइज इन द एनुअल फंक्शन। इन प्रेपोजिशन अपने साथ हमेशा एक नाउन लेती है। इन द एनुअल फंक्शन, ऑन, इसको और बढ़ा सकते हैं। टॉम एक्सपेक्टेड टू गेट फर्स्ट प्राइज इन द एनुअल फंक्शन ऑफ हिज कॉलेज। क्या आप जोड़े? ऑफ हिज कॉलेज, ऑफ हिज कॉलेज हम जोड़ दे सिर्फ। टॉम एक्सपेक्टेड टू गेट फर्स्ट प्राइज इन द एनुअल फंक्शन ऑफ हिज कॉलेज। हो गया आपका। तो मैंने दो प्रेपोजिशन फ्रेज जोड़ा यहाँ पे। अब देखिए, आई अवॉइड टू गो टू द ऑफिशियल पार्टी। आई अवॉइड टू गो टू द ऑफिशियल पार्टी, मैं ऑफिशियल पार्टी में जाना अवॉइड करता हूं। आई सब्जेक्ट हो गया, अवॉइड, आई अवॉइड यानी सब्जेक्ट वर्ब हो गया। आई अवॉइड, क्वेश्चन उठता है क्या? तो टू गो, आई अवॉइड टू गो, ये यहां तक पूरा आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। आई अवॉइड क्या? टू गो। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना ही कहूं आई अवॉइड टू गो, तो पहले से हमको मतलब हम पार्टी की बात कर चुके हैं और दोबारा हम कह रहे हैं कि आई अवॉइड टू गो। यानी कल हमारे यहाँ पार्टी है ऑफिस में, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कल मेरे स्कूल में कॉलेज में पार्टी है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आई अवॉइड टू गो, मुझे अवॉइड पार्टी से जाना मुझे पसंद नहीं, आई अवॉइड टू गो। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब मैं पहली बार इस सेंटेंस को बोल रही हूँ आई अवॉइड टू गो, तो हमको ये जानना जरूरी होता है कहाँ। ये ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। टू द ऑफिस पार्टी जो है, टू द ऑफिशियल पार्टी, ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है जो उत्तर दे रहा है कहाँ का, ठीक है। तो आई अवॉइड टू गो टू द ऑफिशियल पार्टी, तो ये पूरा मिलाकर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। जितना भी आपका देखो इन्फिनेटिव के बाद का जो भी आपका जुड़ रहा है, आई लाइक टू स्लीप इन द डे टाइम अंडर द क्वेल्ट, सारा का सारा आपका पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज का काम कर रहा है। यानी सब्जेक्ट में भी हम उसको बढ़ा सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी उसको हम बढ़ा सकते हैं। आई हेट टू स्पीक अ लाई, आई हेट टू स्पीक अ लाई, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। आई सब्जेक्ट, हेट वर्ब, आई हेट, क्वेश्चन आता है क्या? टू स्पीक, आई हेट टू स्पीक, मुझे बोलना, क्या बोलने से आपको जो है घृणा है? नहीं, बोलने से घृणा नहीं है, झूठ बोलने से घृणा है। तो आई हेट टू स्पीक, फिर क्वेश्चन आता है क्या? यानी इन्फिनेटिव भी अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, लाई, ठीक है। इसी को हम प्रेपोजिशन फ्रेज लगा के बढ़ा सकते हैं। आई हेट टू स्पीक अ लाई इन फ्रंट ऑफ माई टीचर्स। इन फ्रंट ऑफ एक प्रपोजिशन है बेटा, मतलब कहा? टीचर के सामने। तो प्रेपोजिशन फ्रेज लगा के इसको बढ़ा भी सकता है। तो उम्मीद आपको ये ऑब्जेक्ट वाला पसंद आया। तीसरा देखते हैं कि नाउन का काम क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट बनना। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, समझिए अच्छे से। देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट, कैसे इन्फिनेटिव काम करता है। पहले आप समझिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए बेटा, जब आपके सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, अपीयर, सीम, बिकम, अकेले आए, तो इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं और वो अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक,
यानी उसके बिना सेंटेंस पूरा नहीं होता। अगर मैंने, चलो मैं नॉर्मल, ये तो इन्फिनेटिव वाले एग्जाम्पल लिए हैं, मैं एक नॉर्मल सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। मैंने लिखा टॉम इज एन इंजीनियर, ठीक है, या मैंने लिखा टॉम इज हैप्पी, ठीक है। अब बेटा देखो, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है, नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने बोला, ये नॉर्मल देख लो, उसके बाद ये समझेंगे हम। टॉम इज एन इंजीनियर, अगर मैंने बोला सब्जेक्ट टॉम हो गया, वर्ब हो गया इज। अगर मैंने इसके बाद ये नहीं लिखा एन इंजीनियर, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको नहीं लिखा, मैंने लिखा टॉम इज, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। एन इंजीनियर जो है इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, जो कि सब्जेक्ट के बारे में या तो कोई इंफॉर्मेशन देता है या सब्जेक्ट को रीनेम देता है। रीनेम का मतलब है एक दूसरा नाम देता है, ठीक है। अब देखो, टॉम इज एन इंजीनियर, इंजीनियर टॉम, टॉम इंजीनियर, दोनों एक ही व्यक्ति है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे टॉम का एक रीनाम दिया गया इंजीनियर, तो ये नाउन हो गया, ठीक है। टॉम इज एन इंजीनियर, इंजीनियर इज टॉम। और जो वर्ब आता है अकेले, उसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ता है, ठीक। अब देखो, टॉम इज हैप्पी, मैंने बताया कि एक नाउन हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे टॉम के बारे में जानकारी दे रहा है, यहाँ तो रीनेम हो गया, इंजीनियर टॉम, टॉम इंजीनियर, एक ही व्यक्ति। टॉम हैप्पी, हैप्पी टॉम, तो ये टॉम के बारे में जानकारी दे रहा है कि टॉम खुश है, तो इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे जो वर्ब आया है वो अकेले आया है, समझ में आ रहा है। इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे बेटा, लिंकिंग वर्ब कहेंगे, जो सब्जेक्ट को वर्ब इस कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब इसको आप देखिए ध्यान से। माई ओनली विश, अब यहां पे ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है, जैसे टॉम ये जगह पे आया है, वैसे ही माई ओनली विश, मेरी जो अंतिम एक इच्छा है। ओनली मतलब देखो, माई एक हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, हो गया विश, एक्चुअली ये नाउन विश है जो सब्जेक्ट की जगह पे आया है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक एडवर्ब हमने लगा दिया, ये दिखाने के लिए मेरी अंतिम एक इच्छा, सिर्फ एक इच्छा। माई ओनली विश इज, इसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है, टू गो अब्रॉड, इन्फिनेटिव कॉम्प्लीमेंट की जगह आ रहा है। जैसे टॉम इज, इसी तरह माई ओनली विश इज, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया एन इंजीनियर, ये हो गया टू गो अब्रॉड। अब बेटा देखो, सिर्फ अगर हम इन्फिनेटिव लिखते माई ओनली विश इज टू गो, तो क्वेश्चन होता है माई ओनली विश इज, माई ओनली विश इज टू गो, कहा जाना भाई, तो टू गो के लिए अब्रॉड है ना, आई माई ओनली विश इज टू गो अब्रॉड, तो ये पूरा सेंस दे रहा है। अब इसको जो है हम एक प्रेपोजिशन फ्रेज लगा के लंबा भी कर सकते हैं। मैं लिख सकती हूँ माई ओनली विश इज टू गो अब्रॉड आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन। अब देखो यहाँ पे आफ्टर हो गया, क्या आफ्टर हो गया एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपने बात नाउन लेता है, तो जेरेंड हो गया कंप्लीटिंग, है ना बेटा। सब्जेक्ट सेंटेंस जो है बहुत ही ज्यादा डीप में घुस के आप जान सकते हैं अगर आप कायदे से उसको पढ़े तो। और मेरे वीडियोस को कई बार देखिएगा बेटा, एक बार देखने से आपको पूरा नहीं होगा, अच्छे से समझिए। अब ये देखिए, माई हॉबी इज, लिंकिंग वर्ब है ये, माई हॉबी इज, माई हॉबी इज क्या, माई हॉबी इज, अब क्या का उत्तर नहीं दे रहा है, टू कर, इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढ रहे हैं, हम कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं। माई हॉबी इज टू कलेक्ट क्या, स्टैम्प, मैंने बोला था बाई नेचर ही ऑब्जेक्ट लेता है, तो माई हॉबी इज टू कलेक्ट इन्फिनेटिव स्टैम्प, तो ये हो गया आपका हॉबी नाउन यानी सब्जेक्ट। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो कि नाउन के पहले आता है, माई हॉबी सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया वर्ब, और ये लिंकिंग वर्ब है। टू कलेक्ट स्टैम्प जो है ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में आया है,
ठीक है, इन्फिनेटिव फ्रेज है और ये लंबा भी हो सकता है। हम लिख सकते हैं माई हॉबी इज टू कलेक्ट स्टैम्प्स फ्रॉम, एक प्रेपोजिशन का हम जो है फ्रेज लगा सकते हैं, माई हॉबी इज टू कलेक्ट स्टैम्प्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, है ना, हम लिख सकते हैं। तो जितना बड़ा आपका जो है ये इन्फिनेटिव वाला स्ट्रक्चर होगा उतना ही बड़ा आपका कॉम्प्लीमेंट होता जाएगा। अब देखिए, टॉम्स डिजायर इज, टॉम की इच्छा है टू बिकम अ पायलट, ठीक है। अब टॉम्स डिजायर, टॉम की इच्छा है, क्या, ये कॉम्प्लीमेंट है, लिंकिंग वर्ब है, टू बिकम बनना, क्या, अ पायलट। अब इसको और बढ़ा सकते हैं प्रेपोजिशन फ्रेज लगा के, टॉम डिजायर इज टू बिकम अ पायलट, अब एक प्रेपोजिशन फ्रेज लगा दूं मैं, इन द इंडियन आर्मी, ठीक है। अब देखो ये इतना लंबा हो गया, यानी आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो यहां से यहां तक है, टू बिकम अ पायलट इन द इंडियन आर्मी, और भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट। अब लास्ट बचा है कैसे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम करता है, चलिए देखते हैं। अब ये 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें समझिए आप कि कैसे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है नाउन होता है। जैसे मैंने कहा ना, आई एम फॉन्ड ऑफ मैगी, मुझे मैगी पसंद है, फॉन्ड के बाद ऑफ आया, ऑफ के बाद नाउन। याद रखिए एक गोल्डन रूल है कि कोई भी प्रेपोजिशन अपने बाद एक नाउन लेगा, तो जब प्रेपोजिशन है तो नाउन का काम तो इन्फिनेटिव भी कर रहा है, तो इसका मतलब इन्फिनेटिव भी प्रेपोजिशन के बाद आ सकता है ना, नाउन की जगह। तो देखिए यहाँ पे ही वॉज अबाउट टू डाई, ही वॉज, ही सब्जेक्ट हो गया आपका, वॉज हो गया वर्ब, ही वॉज अबाउट हो गया आपका प्रेपोजिशन, टू डाई हो गया इन्फिनेटिव, वो मरने वाला था, ही वॉज अबाउट टू डाई। अब इसको जो है आप बढ़ा सकते हैं इन्फिनेटिव, एक प्रेपोजिशन फ्रेज जोड़ के, ही वॉज अबाउट टू डाई, कब, इन द हॉस्पिटल, है ना, ये आप जोड़ सकते हैं। दूसरा देखिए, हिज ओनली डिजायर इज नथिंग बट टू विन अ लॉटरी। बेटा ध्यान से देखिए, हिज ओनली डिजायर, मेन हमारा नाउन है यहाँ पे डिजायर, ठीक है। ओनली यहाँ पे एडवर्ब है जो डिजायर की बात कर रहा है। हिज ओनली डिजायर, उसकी जो अंतिम इच्छा है, इज, अच्छा एक चीज मैं यहां बता दूं, ये अच्छा ये देखिए दूसरा, हिज ओनली डिजायर इज नथिंग बट टू विन अ लॉटरी। अब देखिए बेटा, एक इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिए, आप समझेंगे कि एक वर्ड किसी किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर लेता है, कभी एडवर्ब का काम कर लेता है, कभी कंजंक्शन का काम कर लेता है, कभी प्रेपोजिशन का काम कर लेता है। अभी इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, हिज ओनली डिजायर, यहाँ पे हिज हो गया आपका ये तो नाउन हो गया डिजायर, तो हिज उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, लेकिन बीच में मैंने एक ओनली लिखा, तो बेटा नाउन के पहले तो एडवर्ब आ नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया बेटा, ठीक है। हिज हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, 2 एडजेक्टिव बगल में आ गया, हिज ओनली डिजायर, हिज, ये ओनली जो है ना ये एडजेक्टिव है बेटा, हिज ओनली डिजायर इज नथिंग, उसका जो अंतिम इच्छा जो है कुछ भी नहीं है, नथिंग, ये नाउन है। बट यहाँ पे क्या है, ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। आप कहेंगे बट तो कंजंक्शन का काम करता है मैम, 2 सेंटेंस को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। हिज ओनली डिजायर इज नथिंग बट, अब जब प्रेपोजिशन है तो अपने बाद एक नाउन लेगा, टू विन, अब ये नाउन का काम कर रहा है, अ लॉटरी। हम कह सकते हैं हिज ओनली डिजायर इज नथिंग, उसकी जो अंतिम इच्छा है कुछ भी नहीं है, परंतु क्या करना है, टू विन अ लॉटरी। ये विन यहाँ, बट यहाँ पे प्रेपोजिशन है, टू विन अ लॉटरी जो है, टू विन, अगर हम अ लॉटरी ना लगाते तो हम कहते हैं हिज ओनली डिजायर इज नथिंग बट टू विन, तो ये भी सही है, उसकी जो अंतिम इच्छा है कुछ भी नहीं है लेकिन जीतना है। लेकिन अब जो है क्या जीतना है, ये बहुत स्वाभाविक सा क्वेश्चन है, आ सकता है।
भाई रेस में जीतना है, लॉटरी में जीतना है ना, कंपटीशन में जीतना है, किस में जीतना है? हिज ओनली डिजायर इज नथिंग बट टू विन अ लॉटरी। अब इसको बढ़ा भी सकता है, हिज ओनली डिजायर इज नथिंग बट टू विन अ लॉटरी ऑफ द स्टेट, स्टेट लॉटरी, या ऑफ हिज ओन सिटी, है ना, या लॉटरी ऑफ हिज लॉटरी ऑफ किसी चीज का, लॉटरी जो भी है, किसी चीज को बढ़ा सकते हैं आप इसको, है ना। हिज ओनली डिजायर्स नथिंग बट टू विन अ लॉटरी इन द गेम भी लिख सकते हैं। किसमें लॉटरी जीतना चाहता है? इन द गेम आपने जोड़ दिया। अब ये देखिए, माई विश इज नथिंग, मेरी जो विश है, माई सब्जेक्ट हो गया, विश आपका नाउन हो गया, इज नथिंग ओनली, यहाँ पे ओनली क्या है बेटा? यहाँ पे ओनली क्या था? एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि नाउन के पहले आया, लेकिन यहाँ वाला ओनली प्रेपोजिशन है, ठीक है। माई विश इज नथिंग ओनली, देखो प्रेपोजिशन अपने बाद नाउन लेता है, तो ये इन्फिनेटिव नाउन के रूप में आ गया, टू गेट। तो सेंटेंस पूरा देखो, माई विश इज नथिंग ओनली टू गेट फर्स्ट प्राइज इन द क्लास। माई विश इज नथिंग ओनली टू गेट फर्स्ट प्राइज इन द क्लास। माई विश इज नथिंग ओनली टू गेट, यानी खाली मैं इन्फिनेटिव लगाऊं तो सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है। माई विश इज नथिंग ओनली टू गेट, तो क्वेश्चन आता है क्या? टू गेट फर्स्ट पोजीशन। अब यहां तक भी सही है। माई विश इज नथिंग ओनली प्रेपोजिशन, टू गेट इन्फिनेटिव, अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है क्या? फर्स्ट पोजीशन, फिर एक प्रेपोजिशन फ्रेज है इन द क्लास। अब इन द क्लास को हम ना भी लिखे तो भी चलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया। My wish is nothing only to get first preposition in the class. I don't want anything except your consent. मुझे कुछ नहीं चाहिए। I don't want क्या? anything. anything हो गया नाउन, फिर उसके बाद एक प्रेपोजिशन आ रहा है बेटा, यहाँ पे एक्सेप्ट जो है ना प्रेपोजिशन है, फिर उसके बाद कंसेंट नाउन है। प्रेपोजिशन अपने बाद एक जो है एक नाउन लेता है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एक्सेप्ट योर कंसेंट, सिर्फ तुम्हारे सहमति मुझे चाहिए। सहमति यहाँ पे नाउन हो गया जो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको आप बढ़ा सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एक्सेप्ट योर कंसेंट, अब इसको बढ़ा सकता है फॉर द पार्टी, टू गो फॉर समर वेकेशन, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। समर हॉलीडेज या समर कैंप, टू गो फॉर समर कैंप, इस तरह बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आज मैंने सिर्फ आपको नाउन का काम बताया कि इन्फिनेटिव कैसे नाउन का काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्फिनेटिव कैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी काम करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक करिए मेरे वीडियो को और पूरा का पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।